नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अट एकेडमी पर स्वागत है। आज हम लोग अकाउंट्स का बेसिक चीज सीखेंगे, जैसे कि लेखांकन क्या है, अकाउंटिंग क्या है ना। उसके बाद में इसकी आवश्यकता क्यों हुई, लेखांकन की आवश्यकता क्यों हुई, इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोग अकाउंट्स देखेंगे, खाता क्या होता है, खाता कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग डिटेल में समझेंगे। आप सभी जानते हैं कि खाता 3 प्रकार का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये तीनों अकाउंट्स का जो रूल होता है वो रूल भी जानते होंगे, लेकिन अगर रूल भी जानते हैं और अगर आप ये कंसेप्ट नहीं सीखते हैं तो आपको जर्नल करने में बहुत जगह दिक्कत हो सकता है, आप गलत कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा कि इसका कंसेप्ट क्या है, क्या चीज कौन सा अकाउंट में आता है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेखांकन क्या है, अकाउंटिंग क्या है, ये चीज समझते हैं। तो लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, और किसी भी भाषा का कार्य संप्रेषण करना मतलब कम्युनिकेशन करना होता है। अब जैसे हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं ना, कुछ बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, आपको कुछ सूचना देना है, तो हम कोई लैंग्वेज का प्रयोग करें। उस लैंग्वेज की मदद से आप जान पाएंगे कि हम आपको क्या सिखा रहे हैं, क्या बतला रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। तो उसी तरह से लेखांकन व्यवसाय को समझने में मदद करता है, क्योंकि भाषा ही एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से हम दूसरे को समझा पाते हैं, दूसरे कुछ को समझ पाते हैं। तो बिजनेस का भी एक भाषा होता है, तो बिजनेस का जो भाषा है वो अकाउंटिंग है। और अकाउंटिंग आप जितने अच्छी तरह से करेंगे, मतलब उस भाषा का यूज आप जितने अच्छी तरह से करेंगे, लोग उसको उतनी अच्छी तरह से समझ पाएंगे, आप उसको उतनी अच्छी तरह समझ पाएंगे। जैसे कोई बिजनेस में कितना संपत्ति है, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, मतलब कितना दायित्व है, और कितना प्रॉफिट कमाता है, बिजनेस किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, वो सारी बातें अकाउंटिंग से ही पता चलती है। अकाउंटिंग से पता चलती है, मतलब उसका लैंग्वेज जो होता है उससे पता चलता है। मतलब आप जो भी लेखा जोखा करते हैं वो एक लैंग्वेज है। अब वो लेखा जोखा अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी को कोई सामान बेचते हैं तो आप वहां पे ये नहीं लिख सकते हैं कि हम फलाना को सामान बेचे। आप वहां पे अकाउंटिंग का जो रूल है, जो तरीका है, उस तरीका को अपनाएंगे, वही तो इसका लैंग्वेज है। जैसे आप अभी अकाउंट्स पढ़ाएंगे, आपको खाता बताएंगे तो आपको समझाएंगे कि किस तरह से होता है। हम लोग अकाउंटिंग क्या है ये चीज समझ चुके हैं, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्या है, क्यों अकाउंटिंग किया जाता है, ये भी तो समझना है। ये चीज तो आप समझ चुके होंगे कि व्यवसायिक संस्था जो भी होती है वो अकाउंटिंग करती है। मतलब अकाउंटिंग का संबंध व्यवसाय से है, लेखांकन का संबंध व्यवसाय से है। चाहे वो व्यापारिक संस्था हो या गैर व्यापारिक संस्था, सभी इसका भरपूर प्रयोग करते हैं। व्यापारिक संस्था समझते हैं, वैसे संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, वो व्यापारिक संस्था होता है। और गैर व्यापारिक संस्था वैसे संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, सेवा प्रदान करना होता है, वो गैर व्यापारिक संस्था होता है। जैसे कि कोई स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब गैर व्यापारिक संस्थान है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अकाउंटिंग कहां पे आता है, जहां पे मनी के टर्म में लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है मनी के टर्म में। जहां भी मुद्रा या मुद्रा से संबंधित लेन देन होंगे वहां पे अकाउंटिंग की आवश्यकता होगी, लेखांकन की आवश्यकता होगी। आधुनिक युग में व्यवसाय का आकार के साथ साथ व्यवसाय की जो जटिलता है उसमें भी वृद्धि हुई है। व्यवसाय में अनेक ग्राहक, आपूर्तिकर्ता और कर्मचारी हैं। ग्राहक मतलब कस्टमर, आपूर्तिकर्ता सप्लायर, और कर्मचारी जो एम्प्लॉय रहते हैं। और आज व्यवसायिक जगत में सैकड़ों, हजारों ने लाखों की संख्या में लेन देन होते हैं, लाखों की संख्या में ट्रांजैक्शन होता है। और इन सभी ट्रांजैक्शन को, लेन देन को याद करना कठिन नहीं, असंभव है। कोई भी व्यक्ति इतनी सारी लेन देन को, ट्रांजैक्शन को याद नहीं कर सकता है। तो अगर याद करना असंभव है तो आपको कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक व्यापारी क्या करता है, अकाउंटिंग करता है, ताकि उसको समझ सके, उसको याद रहे, है ना। उसको देख के याद तो नहीं कर सकता है तो उसको क्या करे, कहीं पे लिखेगा। अब प्रत्येक व्यवसायी ये भी जानना चाहता है कि अपना व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये भी जानना चाहता है। इसके साथ ये भी जानना चाहता है कितनी संपत्ति है, कितना दायित्व है, मतलब उसके पास कितना का धन है, कितना टोटल संपत्ति है, और कितना दायित्व है, कहने मतलब कितना देता है, कितना लायबिलिटी है, किसी को देना है, ये भी जानना चाहता है। तो इन सब की जानकारी के लिए उसको लेखांकन की आवश्यकता होती है, अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो आप लोग अकाउंटिंग क्या होता है इतना चीज समझ चुके होंगे। अब हम लोग इसका
अगर आपको लिखना हो कि अकाउंटिंग का परिभाषा दीजिए, पूछ दिया जाए अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है, तो आप इतनी सारी चीज हम जो बताए हो तो नहीं लिखेंगे, लेकिन 2 लाइन 4 लाइन में कुछ बदला तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, हम आपको बतला रहे हैं, आप नोट करते चलिए। लेखांकन वित्तीय स्वभाव के लेन देनों को क्रमबद्ध करने, उनका वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने एवं उनको इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे उनका विश्लेषण एवं निर्वाचन हो सके। हम क्या बोले, लेखांकन वित्तीय स्वभाव, जो वित्तीय स्वभाव मतलब जो मनी के टर्म में होता है, मुद्रा के रूप में होता है, वैसे लेन देन को क्रमबद्ध करने, मतलब उसको अरेंज करने, व्यवस्थित करने, मतलब ऐसा नहीं कि अगर लेन देन जो भी हो रहा है उसको आप कहीं पे भी लिख दे। जिस डेट में कोई लेन देन हुआ है, कोई चीज खरीदे हैं तो उसी डेट में आपको दिखाना पड़ेगा, जिस डेट में जो चीज बेचे हैं उसी डेट में आपको दिखाना पड़ेगा। तो क्रमबद्ध तरीके से 1 तारीख वाला 1 को, 2 तारीख वाला 2 को, इस तरह से आपको डेट वाइज दिखाना पड़ेगा क्रमबद्ध तरीके से। उनको वर्गीकरण करने, आप वर्गीकरण करेंगे मतलब उसको अलग अलग पार्ट में बांटेंगे। जैसे एसेट्स है तो एसेट्स में रखेंगे, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में रखेंगे, परचेज सेल, इस तरह से इनकम है तो इनकम में रखेंगे, इनकम अकाउंट, और एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर में रखेंगे, मतलब अलग अलग खाता में उसको रखेंगे। उसके बाद हम बोले सारांश तैयार करने, मतलब उसका सारांश बनाएंगे कि अगर एसेट्स है तो आपका टोटल कितना एसेट्स है। जैसे एसेट्स का आप लिस्ट बनाइए तो एसेट्स आपको बहुत सारा है, जैसे आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो उसको एक सारांशित रूप में लिखेंगे एसेट्स कितना का है, मतलब पूरा ये नाम में क्या क्या एसेट्स है वो। तो एक बार हम आप वर्गीकरण करेंगे, उसके बाद में सारांश रूप में मतलब टोटल एसेट्स को जोड़ देंगे तो जितना आएगा वो आप पूरा एसेट्स हो जाएगा। फिर लाइबिलिटी भी जितना है, जैसे क्रेडिटर हुआ, आपको लोन हुआ, ये सब बहुत सारा लाइबिलिटी होता है, तो उसका भी एक सारांश निकालेंगे, मतलब टोटल लाइबिलिटी कितना है वो सारांश है, समरी है ना। और क्या बोले उसके बाद में, सारांश तैयार करने एवं उनको इस प्रकार प्रस्तुत करने से जिनका उनसे विश्लेषण एवं निर्वाचन हो सके। कहने का मतलब सारांश निकालने के बाद उसको आप एनालिसिस कर सके, उसको क्या उसका निष्कर्ष निकाल सके कि आपके पास क्या संपत्ति है, क्या दायित्व है, आप मतलब सीधे से फाइनल अकाउंट तैयार कर सके, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सके कि एक साल में, एक वर्ष में इस संस्था से, इस बिजनेस से कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, कितनी की संपत्ति है, कितना का दायित्व है, सारा चीज आप निकाल सके और अपना डिसीजन ले सके कि आपको क्या करना चाहिए। तो अकाउंटिंग क्या होता है ये चीज समझ में आ गया होगा, आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग खाता क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है ये चीज समझते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट्स का डेफिनेशन आपको बतला देते हैं कि अकाउंट्स क्या होता है। आप इसको नोट करते चलना है आपको, जो भी हम बतला रहे हैं इसको। किसी व्यक्ति, संस्था अथवा वस्तु से संबंधित रखने वाले व्यवसायिक लेन देनों को एक ही स्थान पर छांटकर लिखे गए संक्षिप्त एवं व्यवस्थित लेखे खाता कहलाते हैं। हम क्या बोले, व्यक्ति, संस्था या वस्तु से संबंधित जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो कि व्यवसायिक लेन देन होगा, बिजनेस का ट्रांजेक्शन होगा, उस ट्रांजेक्शन को आप एक ही स्थान पर समराइज करके लिखेंगे तो वही क्या कहलाएगा, खाता कहलाएगा, अकाउंट्स कहलाएगा। अब जाहिर है कि कोई भी संस्था हो या व्यक्ति हो तो सभी चीज का अलग अलग खाता रखेगी। जैसे संपत्ति के लिए अलग खाता रखेगी, दायित्व के लिए अलग रखेगी, आय के लिए अलग रखेगी, व्यय के लिए अलग रखेगी, कैश के लिए अलग रखेगी, है ना। संपत्ति में कैश आ जाता है। जैसे हम एक फॉर्मेट यहाँ पे दिए, कैश अकाउंट लिखे हैं, तो अगर कैश का आपको हिसाब किताब रखना है, आपका कोई बिजनेस है उसमें आप कैश का हिसाब किताब रखना है तो कैसे रखेंगे। इसमें टोटल 8 कॉलम होते हैं ये खाता में, लेजर में, इसको लेजर बोला जाता है। इसमें 8 कॉलम होता है। सबसे पहला डेट का, पर्टिकुलर का, फिर जेएफ का, फिर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी पूछता है कि लेजर में कितने खाने होते हैं, तो 8 खाने होते हैं। अब इधर का जो पार्ट है, ये वाला बाई साइड का है, इसको हम लोग बोलेंगे डेबिट साइड, डेबिट साइड। और इधर वाला जो दाहिने साइड है, इसको हम लोग क्रेडिट साइड बोलते हैं। इसको हम लोग ऊपर ही लिख देते हैं, यहाँ पे डेबिट लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं। ये काम करते हैं। और ये आपका अमाउंट वाला है, अमाउंट के नीचे आप रुपीज लिख सकते हैं। यहाँ पे इतना सारा ऐसे फॉलो है। अब इसमें कैसे लेखा किया जाएगा वो चीज समझना है। जैसे आप किसी से, आपका बिजनेस है, आप किसी को अगर पैसा देते हैं, मान लेते हैं आप राम को पैसा देते हैं, राम से कोई सामान खरीदते हैं, जैसे बुक खरीदते हैं आप राम से, तो राम से बुक खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, किस तरह दिखाएंगे उसको। आप ये तो नहीं लिखेंगे कि हम राम से एक बुक खरीदे, उसको आपको समराइज फॉर्म में लिखना है, सिस्टमेटिक तरीके से। अगर आप जनवरी 1 को राम से एक बुक खरीदते हैं तो आप इधर लिखिएगा
बाई बुक अकाउंट। 500 का खरीदे हैं तो अमाउंट में आपको यहाँ पे 500 लिखेंगे। अब किसी से आप पैसा मिलता है आपको, जैसे आप कोई चीज सेल करते हैं, आप कोई सेल करते हैं, कोई चीज सेल करते हैं 1000 रुपया का, तो उसको किधर दिखाएंगे हम? अगर खरीदे तो क्या लिखे? बाई बुक बस लिखे। इसका मतलब हम समझ गए कि इसका मतलब ये है कि बुक खरीदा गया 500 रुपये का। कैसे यहाँ पे बाई है, ये सब आप बाद में समझिए जब रूल आएगा तो, कि इसको क्रेडिट साइड ही क्यों लिखे, डेबिट साइड क्यों लिखे, सब बाद में आपको सिखाएंगे। बस अभी हम बतला रहे हैं किस तरह से लिखा किया जाता है। अगर आप कोई चीज बेचते हैं, कोई सामान बेचते हैं, कोई वस्तु को बेचते हैं और उससे पैसा आता है तो आप उसको कैसे दिखाएंगे? उसको ये नहीं दिखाएंगे कि हम ये सामान बेचे, वो सामान बेचे, वो पूरा नहीं लिखेंगे। आप उसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। जैसे जनवरी 2 को हम लिख देते हैं, तो जनवरी 2 को यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 2 को। अगर आपके पास पैसा आया, कैश आया, किसी चीज को सेल की, तो यहाँ पे टू सेल्स लिखेंगे और यहाँ पे जितना का बेचिए उतना का यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको क्लोज करना है तो आप टोटल करिए, इधर उधर का टोटल करेंगे, जिधर टोटल अधिक होगा वो टोटल दोनों साइड लिखाएगा। ये सारा चीज हम बाद में सीखेंगे। बस आपको फॉर्मेट दिखाना था कि ये 3 शेप का होता है। इस तरह से इसमें 8 कॉलम होते हैं। पहला डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, इस तरह से होता है। इधर डेबिट क्रेडिट होता है और इधर डेबिट होता है। तो अब हम लोग खाता क्या है ये तो समझ चुके हैं। अब खाता का वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट देखेंगे। ये खाता कितने प्रकार का होता है? तो खाता को 2 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। एक तो परंपरागत वर्गीकरण होता है और एक होता है आधुनिक वर्गीकरण। तो परंपरागत में क्या आता है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में क्या आता है, ये चीज हम सबसे पहले समझ लेते हैं। हम इसको मिटा देते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले समझेंगे। जो पहले से चली आ रही है, जिस तरह से वर्गीकरण किया जाता है वो चीज समझते हैं हम लोग। तो पहला हम क्या बोले, खाता को 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। पहला हम लोग बोले परंपरागत वर्गीकरण, इसको हम क्या बोले, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। इसमें ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसमें 3 प्रकार के खाते होते हैं। पहला जो खाता होता है उस खाता को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता जिसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। दूसरा जो खाता होता है वास्तविक खाता होता है। वास्तविक खाता जिसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। और तीसरा जो खाता होता है उसको हम लोग बोलते हैं अवास्तविक खाता। जिसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो परंपरागत वर्गीकरण में, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में 3 तरह के खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। अब हम लोग तीनों को बारी बारी से देखेंगे कि तीनों खाता क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट के बारे में जानेंगे। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, व्यक्तिगत खाता क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। अब सबसे पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट के बारे में डिटेल में जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है और पर्सनल अकाउंट कितने टाइप का होता है। तो पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे। व्यक्तिगत खाता क्या है उसका डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। किसी व्यक्ति, फर्म, निगम, संस्था, बैंक एवं कंपनी से संबंधित खाते को व्यक्तिगत खाते कहते हैं। हम क्या बोले, किसी व्यक्ति, फर्म, निगम, संस्था, बैंक या कंपनी से संबंधित खाता को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अब व्यक्तिगत खाता क्या है आप समझ चुके हैं। व्यक्तिगत खाता का प्रकार कितना होता है, टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो व्यक्तिगत खाता 3 प्रकार का होता है। हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं आपको। 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। पहला क्या होता है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, जिसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा जो होता है वो होता है, ये पहला है आपका व्यक्तिगत खाता का प्रकार बतला रहे हैं। दूसरा क्या है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा जो होता है वो होता है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, इसको बोलेंगे प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, जिसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या बोला जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो व्यक्तिगत खाता 3 प्रकार का होता है। हम आपको शुरू में बताया था, हम डिटेल में बतलाएंगे। ऐसे आप एक ही बार में समझ सकते हैं। व्यक्ति, संस्था, निगम, फल, ये जो भी है क्या है, पर्सनल अकाउंट में आता है। जैसे कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है तो क्या है, पर्सनल अकाउंट में। बैंक है तो पर्सनल अकाउंट है। कोई व्यक्ति का नाम है तो पर्सनल अकाउंट है। कोई कंपनी है तो वो भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। सारा चीज, कोई कॉर्पोरेशन है वो भी आपका पर्सनल अकाउंट है। लेकिन उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे व्यक्तिगत खाता को प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता में क्या आएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। इसमें हम कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। इसमें आपका कोई भी पर्सन का नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, अमित अकाउंट, सुमित अकाउंट, मतलब जो भी व्यक्ति का नाम है ना, नेहा अकाउंट, पूजा अकाउंट, जो भी आप नाम जानते हैं, जितना जिसका नाम है वो क्या आएगा, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। जो पर्सन होगा, पर्सन का नाम होगा तो क्या होगा, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता में आएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा। दूसरा हम देखेंगे कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या क्या आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, इसमें कोई भी संस्था होगा वो आएगा। जैसे कोई बैंक होगा, बैंक अकाउंट होगा, वो क्या आएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। उसी तरह से कोई कंपनी होगा, जैसे टाटा कंपनी हो गया, ये भी आपका क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। कोई इंश्योरेंस कंपनी होगा वो भी आएगा, जैसे इंश्योरेंस कंपनी होगा। उसी तरह से कोई फर्म होगा जिसमें कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति काम करेंगे, वो बिजनेस, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। तो फर्म का अकाउंट भी आएगा, आर्टिफिशियल में आएगा। ठीक है। फिर कोई गवर्नमेंट का, अगर सरकार का कोई खाता है तो वो भी इसी में आएगा, आर्टिफिशियल में, गवर्नमेंट अकाउंट। तो आर्टिफिशियल में आप समझिए कोई भी संस्था का नाम या कोई भी कंपनी का नाम या कोई भी निगम का नाम आएगा, वो क्या आएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। अब तीसरा हमको जानना है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसमें क्या आता है, तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव का मतलब समझते हैं किसी का प्रतिनिधित्व करने वाला। तो यहाँ पे इसमें आएगा कैपिटल अकाउंट। आप देखते होंगे, अगर आप पढ़े हैं कुछ अकाउंट 11th में, आप कुछ पढ़ चुके हैं तो आप जानते होंगे कैपिटल। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो कैपिटल लिखा जाता है। जबकि कोई व्यक्ति ही लगाता है उसको, तो उस व्यक्ति का नाम नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। तो कैपिटल उस व्यक्ति का, उस ओनर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, प्रतिनिधित्व खाता है। इसी तरह से हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस से निजी प्रयोग के लिए कुछ संपत्ति निकालता है, मतलब कुछ गुड्स निकालता है या कैश निकालता है अपना दुकान से, अपना व्यवसाय से, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉविंग्स बोलते हैं। तो ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। उस व्यक्ति का नाम लिख सकते थे, लेकिन उस व्यक्ति का नाम नहीं लिख के हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्रॉविंग्स यूज करते हैं। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब किसी भी तरह का एक्सपेंसेस हो या किसी भी तरह का इनकम हो, अगर एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग लगा हुआ होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब अदर, जो नहीं दिया गया है, तो वो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। तो हम सीधे लिख देते हैं। एक्सपेंसेस तो बहुत तरह का है, जैसे कि आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकता है। तो इसलिए हम लिख दे रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब कोई भी खर्च के सामने अगर आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ रहेगा तो वो आ जाएगा आपका प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता में, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। उसी तरह से किसी भी इनकम के आगे है ना, प्रीपेड लिखा हुआ रहेगा, तो वो भी आपका प्रीपेड इनकम लिखा हुआ रहेगा। प्रीपेड इनकम का मतलब, इनकम में कुछ भी हो सकता है, आपका कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड रेंट हो सकता है।
तो ये भी क्या है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो ये सब चीजों को जानना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सीधे लिख दिए, हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं जैसे रेंट, वेजेस, सैलरी, कमीशन, आपका बहुत तरह का है, ये सारा चीज हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जो भी खर्च आप जानते हैं। तो ये 3 अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। पर्सनल अकाउंट में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसी तरह से हम लोग रियल अकाउंट के बारे में जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सब जो भी हम बतलाए ये सबको आप नोट करते चलिए। आपको सबको ये पता होता है कि व्यक्ति संस्था या कंपनी से संबंधित खाता को व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, लेकिन ये चीज नहीं पता होता है कि अगर व्यक्तिगत खाता है तो उसका भी 3 टाइप है। एक है आपका नेचुरल, दूसरा है आपका आर्टिफिशियल और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव। तो हम तीनों को डिटेल में बता दिए। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता क्या होता है। दूसरा क्या था, हम क्या बताया था आपको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में, वास्तविक खाता, वास्तविक खाता जिसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रियल अकाउंट क्या होता है। उसके बाद हम इसको समझाएंगे कि रियल अकाउंट में क्या क्या है। तो जिस तरह से पर्सनल अकाउंट का हम लिखने को, इसको भी आप लिख सकते हैं। रियल अकाउंट ऐसे खाते जो किसी वस्तु, संपत्ति या अधिकारों से संबंधित हो, वास्तविक खाते कहलाते हैं। हम क्या बोले, ऐसे खाते जो किसी वस्तु, संपत्ति या अधिकार से संबंधित हो, क्या कहलाएंगे, वास्तविक खाते कहलाएंगे, रियल अकाउंट कहेंगे। मतलब कोई भी एसेट से, कोई वस्तु से, है ना, या कोई भी आपको राइट है, उस राइट से रिलेटेड अकाउंट होगा, उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट बोलेंगे, वास्तविक खाता बोलेंगे। अगर इसमें एग्जांपल की बात करें तो लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब सारा चीज क्या है, रियल अकाउंट है, क्योंकि ये संपत्ति है। आपके पास एक बुक है तो वो क्या है, रियल अकाउंट में आएगा। एक आपके पास पैसा है, कैश है, तो वो क्या किसमें आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। आपके पास गुड्स है तो रियल अकाउंट में आएगा, क्योंकि वो एसेट्स है। मतलब जो भी एसेट्स हो सारा रियल अकाउंट में आता है। लेकिन इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। रियल अकाउंट को भी कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं मूर्त वास्तविक खाता और दूसको बोलते हैं अमूर्त वास्तविक खाता, मतलब टेंजिबल रियल अकाउंट, और दूसरा होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। हम लिख के बताते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक क्या बोले हम, पहला जो भाग है उसको हम बोले मूर्त वास्तविक खाता, इसको हम बोलेंगे टेंजिबल रियल अकाउंट, और दूसरा को बोलेंगे अमूर्त वास्तविक खाता, जिसको बोलेंगे इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का 2 पार्ट है, 2 प्रकार है। एक तो आपका मूर्त वास्तविक खाता और एक अमूर्त वास्तविक खाता। तो इसमें क्या होता है, हम कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे टेंजिबल, मूर्त, मूर्त का मतलब क्या होता है, जिसका भौतिक अस्तित्व होता है, जिसको देख सकते हैं, आप छू सकते हैं, वो चीज होता है मूर्त। जैसे क्या क्या हो सकता है इसमें, लैंड हो सकता है, इसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड अकाउंट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, और क्या क्या है, फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर, स्टोव, और क्या है, एक सबसे जरूरी चीज हमने बताया, सबसे कैश। कैश भी क्या आता है आपका, टेंजिबल रियल अकाउंट में आता है, मूर्त वास्तविक खाता में आता है। अब हम लोग देखते हैं अमूर्त वास्तविक खाता। इसका कुछ एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे आप अमूर्त से समझ में आ रहा है कि इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो अमूर्त में क्या क्या आएगा, गुडविल, आप लोग सुने होंगे, गुडविल, गुडविल जिसको क्या बोला जाता है, ख्याति बोला जाता है, ये आपका अमूर्त वास्तविक खाता में आता है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आता है। इसी तरह से पेटेंट, पेटेंट्स राइट, कॉपीराइट, ये सब क्या है, अमूर्त रियल अकाउंट है, मतलब इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। और क्या क्या हो सकता है इसमें,
ट्रेडमार्क, जो भी व्यापारिक चिन्ह होता है वो भी आपका क्या है, ट्रेडमार्क। तो ये सब क्या आ गया, सारा चीज इसमें आ जाएगा आपका अमूर्त वास्तविक खाता में, इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएगा। तो रियल अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। हम 3 ही चीज बोले इसमें, जो किसी वस्तु, संपत्ति या अधिकार से संबंधित हो क्या कहलाएगा, वास्तविक खाता कहलाएगा। तो वस्तु मतलब कोई स्टॉक होगा, जैसे कोई बिल्डिंग है, आप इसको वस्तु ही यहाँ पे समझ लीजिए, है ना। उसके बाद में अधिकार, तो जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, राइट से रिलेटेड है। तो ये सब भी आपका रियल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे बतलाने से आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब हम लोग अवास्तविक खाता देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है ये चीज समझते हैं। हम 2 चीज समझ चुके हैं, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तीसरा आपका है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को नाम मात्र खाता भी कहा जाता है। अवास्तविक खाता जिसको हम बोलते हैं, अवास्तविक खाता, इसको इंग्लिश में नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है ये चीज समझना है। सबसे पहले इसमें भी हम लोग डेफिनेशन ही देख लेंगे कि नॉमिनल अकाउंट का परिभाषा क्या है, वो आपको लिखना भी है उसी तरह से। ऐसे खाते जो व्यवसाय के आय व्यय एवं लाभ हानि से संबंधित हो, अवास्तविक खाते कहलाते हैं। हम क्या बोले, ऐसे खाते जो व्यवसाय की आय व्यय मतलब इनकम एक्सपेंडिचर एवं लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हो, से रिलेटेड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे, नाम मात्र खाता बोलेंगे या अवास्तविक खाता बोलेंगे। इसको क्या क्या बोलते हैं, अवास्तविक खाता को नाम मात्र खाता भी कहा जाता है। क्योंकि नाम मात्र इसका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है। इसका ये टेम्पोररी अकाउंट होता है, परमानेंट अकाउंट नहीं होता है। जो भी नॉमिनल अकाउंट होता है वो परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोररी होता है। कहने का मतलब अगर आप लॉस दिखा रहे हैं तो उसको साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना ही होगा। अगर प्रॉफिट भी का भी अकाउंट बनाए तो उस प्रॉफिट को भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, इसलिए आपका टेम्पोररी अकाउंट होता है, नाम मात्र खाता इसको कहा जाता है। अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार को हम लोग समझते हैं। पहला जो होता है वो होता है व्यय एवं हानि खाता, जिसको हम बोलेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। और दूसरा जो होता है आय एवं लाभ खाता, जिसको हम बोलेंगे इनकम एंड गेन्स अकाउंट, इनकम एंड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट अकाउंट, इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब कुछ एग्जांपल देके आपको समझाते हैं कि आय एवं व्यय खाता किसको बोलेंगे। तो इसमें जैसे व्यवसाय का किसी भी तरह का व्यय, किसी भी तरह का खर्च या किसी भी तरह का लॉस इसमें आएगा, और किसी भी तरह का बिजनेस का प्रॉफिट या उसका इनकम आय एवं लाभ खाता में आएगा। तो आपको ये तो पता चल गया है कि अवास्तविक खाता में व्यवसाय का जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं उससे रिलेटेड एंट्री इसमें किया जाता है, उसको रखा जाता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सैलरी बोल सकते हैं, सैलरी अकाउंट, ये आपका एक्सपेंसेस अकाउंट है। रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, वेजेस अकाउंट, इस तरह से। और क्या क्या हो सकता है, बैड डेब्ट्स को कि डूबत ऋण कहा जाता है, बैड डेब्ट्स। और क्या क्या हो सकता है, इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो वो भी आपका खर्च है, इंश्योरेंस अकाउंट। तो बहुत तरह का खर्च है। डिस्काउंट भी देते हैं तो डिस्काउंट को भी लिख देते हैं, डिस्काउंट भी अब क्या है, खर्च है। लॉस एक तरह से डिस्काउंट ये बोल सकते हैं। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में बहुत तरह का आएगा। हम कुछ चीजों को लिख चुके हैं, जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन, वेजेस, बैड डेब्ट्स, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, ये सारा चीज किसमें आएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। अब इनकम में क्या क्या आएगा, जो भी
देखिए इसमें दोनों हो सकता है, रेंट यहाँ पे हम लिखे हैं एक्सपेंसेस या लॉसेस में, लेकिन ये इनकम या गेन में भी हो सकता है। कोई बिजनेस का कोई भवन है उसको अगर रेंट में दे दिया गया, कोई बिल्डिंग है उसको रेंट में दे दिया गया, तो रेंट रिसीव होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रेंट रिसीव होगा, तो ये इनकम होगा रेंट। लेकिन यहाँ पे रिसीव लिखा हुआ रहेगा या क्रेडिट लिखा हुआ रहेगा, तो ये क्या है, आपका इनकम है। उसी तरह से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट अकाउंट, तो ये भी क्या है, इनकम है। अगर कमीशन भी रिसीव रहेगा तो ये आपका इनकम हो जाएगा, कमीशन अकाउंट, ये भी क्या हो जाएगा, आपका इनकम हो जाएगा। इसी तरह से और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं आपका सैलरी। सैलरी अगर कोई इंडिविजुअल अपना अकाउंटिंग करता है तो सैलरी वो प्राप्त करता है, तो उसके लिए तो इनकम ही होगा। तो जो एक्सपेंसेस हो इनकम भी हो सकता है, लेकिन इधर रिसीव लिखा हुआ रहेगा और कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब एक्सपेंसेस इसको समझा जाता है। तो इस तरह से हम लोग नॉमिनल अकाउंट भी समझ चुके हैं, क्या होता है अवास्तविक खाता क्या है ये भी समझ चुके हैं। परंपरागत वर्गीकरण में, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में किस तरह से खातों को रखा जाता है, किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है, हम बतला चुके हैं। अब आपको दूसरा जो बतलाएंगे वो मॉडर्न युग का होगा, आधुनिक वर्गीकरण। तो आधुनिक वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है वो चीज भी आपको जानना है। यहाँ पे हम ट्रेडिशनल लिख देते हैं, ट्रेडिशनल को हटा के यहाँ पे मॉडर्न, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हम लिख देते हैं आधुनिक। आधुनिक वर्गीकरण, अब आधुनिक वर्गीकरण में खातों को कितने भाग में बांटा गया है, खातों को यहाँ पे 5 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला जो खाता है वो संपत्ति खाता है, एसेट्स अकाउंट है। पहला क्या है, संपत्ति खाता, एसेट्स अकाउंट। दूसरा जो खाता है वो है दायित्व खाता, लायबिलिटी अकाउंट बोलेंगे इसको, दायित्व खाता। लायबिलिटीज अकाउंट। तीसरा जो खाता है वो खाता है आपका पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। ये इसको हम लोग स्वामी खाता भी बोल सकते हैं, ओनर अकाउंट भी बोल सकते हैं, कैपिटल अकाउंट। अगर स्वामी लिखा रहेगा तो ओनर अकाउंट। उसी तरह से चौथा जो है व्यय एवं हानि खाता, व्यय एवं हानि खाता, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। और जो पांचवा है आगम एवं लाभ खाता, इनकम एंड रेवेन्यू अकाउंट या प्रॉफिट अकाउंट बोल सकते हैं, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। तो ये 5 तरह से वर्गीकरण किया गया है मॉडर्न युग में। आधुनिक वर्गीकरण में 5 प्रकार से किया गया है। यहाँ पे हम लोग 3 ही था। 3 क्या था, एक तो पर्सनल था, रियल था, नॉमिनल था। यहाँ पे क्या है, संपत्ति खाता है, दायित्व खाता है, पूंजी खाता है, व्यय एवं हानि खाता है, आगम एवं लाभ खाता है। इसको या आय लिख सकते हैं, आय एवं लाभ खाता है। तो 5 तरह से वर्गीकरण किया गया है। अब संपत्ति खाता आप जानते हैं, किसी भी संपत्ति, किसी भी वस्तु संपत्ति अधिकार से संबंधित खाता को क्या बोलते हैं, संपत्ति खाता बोलते हैं। तो वही से आएगा जिसमें कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, सारा चीज आ जाएगा इसमें एसेट्स अकाउंट में। दायित्व खाता में क्या आएगा, लायबिलिटी अकाउंट में। वैसे खाता जिसमें कि किसी को देना हो, है ना, देता हो, जैसे क्रेडिटर हो गया, वो दायित्व हो गया। किसी से लोन लिए हैं तो वो दायित्व होगा, तो वो सब दायित्व खाता में है। फिर कैपिटल अकाउंट में जो बिजनेस करते हैं उसमें मालिक द्वारा, स्वामी द्वारा, ओनर द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है वो सब आएगा, या ड्रॉइंग सब आएगा जो कि ओनर का होता है, ओनर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसको हम लोग
पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के नाम से सीखे थे। उसी तरह से व्यय एवं हानि खाता, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, बिजनेस का जो भी एक्सपेंसेस होगा या जो लॉस होगा उसको इस खाता में रखा जाएगा। जैसे आपको बताया सैलरी, रेंट, वेजेस, डिस्काउंट, बैड डेट्स, ये सारा चीज किसमें आएगा, इसमें आएगा। उसके बाद आय एवं लाभ खाता, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा, जैसे इंटरेस्ट रिसीव करेगा, कमीशन रिसीव करेगा, डिविडेंड रिसीव करेगा, तो ये सारा चीज किसमें आएगा, इसमें आएगा। तो इस तरह से हम आपको आज दो चीज बतलाए कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों हुई, ये अकाउंटिंग में आ गया। उसके दूसरे बाद आपको खाता बताए अकाउंट्स क्या है, तो हम पूरा डिटेल में बताने की कोशिश किए। अगर वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा, पसंद आया, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी तरह से और भी वीडियो लाएंगे आपके लिए, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, कुछ नए तरीके के साथ आपको हम अकाउंट्स बतलाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आज हम आपको पूरा डिटेल में बतलाएं, उसी तरह से आगे भी कुछ बतलाएंगे। जैसे इसके आगे हम आपको इसका रूल बताएंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट क्रेडिट का रूल जो होता है वो रूल बताएंगे, जर्नल करने का, मॉडर्न वाला, लेकिन हम उसको अलग तरीके से बताएंगे। जैसे आप 3 रूल याद किए होंगे, उसी रूल को हम अलग तरीके से बताएंगे। वो रूल कैसे आया, कैसे बना वो रूल, उसको हम आपको अपने लैंग्वेज में, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको रूल याद करने के बाद भी जर्नल एंट्री आपसे गलती होता है तो वीडियो में जरूर के नीचे जरूर कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो जरूर लेके आएंगे और उसके बाद आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जर्नल में। और हम आप यहाँ पे गुमला में ऑफलाइन कोचिंग भी लेते हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो वहां भी आ सकते हैं। पालकोट रोड में सेंट्रल बैंक के पास मेरा कोचिंग संस्थान है, सक्सेस पॉइंट के नाम से। उस संस्थान में हम आपको अकाउंट्स और मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर भी दे देंगे, वहां से आप हमसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।